नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गणेश पे। मैं हूं शिवम और आज हम लेके आए हैं आपके लिए डोमेन में लीगल स्टडीज का पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लीगल मैगजीन। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछा था। वो क्वेश्चंस का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही साथ जो मैंने आपको सारे डिटेल्स बताए थे उसको 1 से 2 बार आप लोग जरूर देखिए। जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं, जैसे मान लीजिए आज ही हमने क्लास कराया, तो आप क्या करिएगा, सेम डे उसी दिन आपको इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है और साथ ही साथ अगर आप इसको हैंड रिटन नोट्स में एग्जाम्पल के साथ लिख लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। आपको रिवीजन करते के टाइम वो इंस्टेंट आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कराया था उसको आप लोग हैंड रिटन अपना कर लें। हालांकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पर मैं ये आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उस चीज को हैंड रिटन नोट्स में अपने बना लो और जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो इसको एग्जाम्पल आप छोटे छोटे बना के लिख लो, ताकि रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी और उस एग्जाम्पल को देख के आप पूरा वो समझ पाओगे। ठीक है, कोई एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या होगा, एग्जाम्पल से आप वो कनेक्ट करके तुरंत आंसर मार्क कर दोगे। वहां पे अगर एग्जाम्पल से समझे रहोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए अब हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एग्जाम्पल के साथ ये पार्ट 2 लीगल मैगजीन का, जिसको हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर पीवाईक्यू भी हैं जो ऑफिशियली एनटीए के द्वारा सिलेबस दिया गया था लीगल स्टडीज का, उसके जितने भी लीगल मैगजीन थे, प्लस उसके बाद पीवाईक्यू और जो मैक्सिमम ऐसे हैं जो आ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि वो आ जाए, इस सीरीज में हम लोग लेके आए हैं। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें और बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लीगल मैगजीन आपका पर क्यूरियम। पर क्यूरियम का क्या मतलब होता है, तो पर क्यूरियम का देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के द्वारा की गई भूल। ऐसा हो सकता है कि न्यायालय के द्वारा भी कोई डिसीजन गलत आ सकता है, तो वहां पे उस वर्ड के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे, पर इन क्यूरियम। जैसा भी रिसेंट की बात करें तो यहाँ पे एक केस था बिल्किस बानो केस, आप लोग सभी जानते होंगे। गुजरात के जो दंगे हुए थे उसमें 14 लोगों को क्या हुआ था, सजा हुआ था। वो उसके बाद क्या हुआ, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, मतलब जो प्रेसिडेंट साहिबा है इन्होंने क्या किया, उनको बरी कर दिया, मतलब उनकी जो सजा है उनको कम कर दिया गया था। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया कि नहीं, उनको बल्कि उन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किया, उनकी सजा माफ नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर मान लीजिए कोर्ट के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो वहां पे उसको क्या बोला जाता है, पर इनक्यूरियम। हालांकि इस कंडीशन में, इस केस में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास इन्होंने क्षमादान की शक्ति थी, पर अगर ऐसा हो कि कोर्ट के द्वारा कोई की गई भूल हो तो उसको हम बोलते हैं पर इनक्यूरियम, यानी मिस्टेक ऑफ कोर्ट, न्यायालय के द्वारा की गई भूल। ठीक है, दूसरा है आपका प्रो बोनो पब्लिको। क्या है, प्रो बोनो पब्लिको, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, यानी जन कल्याण हेतु। कोई ऐसा कार्य करना जो फॉर पब्लिक वेलफेयर हो, जैसे कहीं पे कोई मंदिर है या मस्जिद है, वहां पे वाटर कूलर लगवा देना। तो वहां पे क्या हुआ, आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम कर दिया, आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे लोगों का भला हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रो बोनो पब्लिको, यानी कि फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी जन कल्याण हेतु। आगे है आपका एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया क्या होता है, डोनेशन, दान दे देना, या फिर हेल्प विदाउट रिटर्न होप। यहां पे क्या हो सकता है, दान देना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर कोई दान देता है तो क्या रिटर्न कोई होप रखता है क्या? अगर मान लीजिए आपने गरीबों को खाना खिलाया तो क्या फिर आप उनसे पैसे मांगने लगते हो? ऐसा नहीं होता ना। कोई भी अगर डोनेशन दिया जाता है तो वहां पे कोई रिटर्न होप की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ हमें रिटर्न में नहीं चाहिए वहां से। ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्स ग्रेशिया, यानी डोनेशन कर देना किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज को गरीबों में खाना बांट देना, अनाथालय में पैसा डोनेट कर देना, तो वहां से कोई रिटर्न हो, मतलब कुछ रिटर्न में नहीं लेना। ठीक है, जैसे पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ चाहिए यहाँ पे। लेकिन एक्स ग्रेशिया में ऐसा नहीं है। एक्स ग्रेशिया में क्या बात कर रहा है कि हेल्प तो कर देना पर कोई रिटर्न होप नहीं है, कोई भी रिटर्न चीजें हमें नहीं चाहिए वहां से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेशिया, यानी डोनेशन दे देना, दान दे देना। और दान देने में क्या होता है, कोई भी रिटर्न चीजें हमें नहीं मिलती है या फिर नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्विड पर फेसिट। ये है फेसिट, ठीक है, इसको ये स्पेलिंग देखिए क्या है, FACIT, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्विड पर फेसिट एलम फेसिट पर से, यहां पे भी देखिए फेसिट पर से, यानी एन एक्ट डन फॉर अदर इज नॉट एक्ट फॉर
डूअर, यानी किसी अन्य के लिए किया गया कार्य स्वयं अपना नहीं होता है। जैसे अब मान के चलते हैं किसी अन्य के लिए किया गया कार्य वो अपना नहीं होता है। क्या मतलब होता है इसका? जैसे मान लीजिए आपका ड्राइवर है, वो क्या करता है, जाता है एयरपोर्ट जाता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आ रहा था, आपने अपने ड्राइवर को भेज दिया वहां पे कि जाओ एयरपोर्ट से उसको लेते आओ। अब ड्राइवर क्या हो रहा है, आपकी जगह पे वो कार्य कर रहा है ना, वो गया लेने और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक लगता है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है, हालांकि वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब यह है कि जो भी नुकसान हुआ किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का, उसका भरपाई क्या करना होगा, आपको करना होगा, क्योंकि ड्राइवर आपका कार्य कर रहा था। ड्राइवर आपने उसको क्या बोला कि भाई जाओ तुम उसको लेके आओ, यानी यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि जो ड्राइवर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ड्राइवर कार्य क्या कर रहा है, गाड़ी चला के जा रहा है एयरपोर्ट, तो जो वो गाड़ी चला रहा है वो किसके लिए चला रहा है, आपके लिए चला रहा है। तो अगर गाड़ी चलाते हुए भी कोई नुकसान हुआ तो ये माना जाएगा कि वो नुकसान आपने किया है, और अगर आपने वो नुकसान किया तो आपको उसका पैसा पे करना होगा। तो इसका मतलब हो गया क्या, इक्विट पर फेसिट एलम फेसिट पर से, यानी एन एक्ट डन फॉर अदर इज नॉट डन फॉर डूअर। मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है किसी के कहने पे, जो उसका मालिक है वो अगर वो कह रहा है कि तुमको ये काम करना है, और अगर वो इंसान वो काम कर रहा है और उससे कोई गलती होती है, उसका जिम्मेदार उसका मालिक होगा, वो व्यक्ति स्वयं नहीं होने वाला है। इस लीगल मैगजीन का यही कहना है, ठीक है। तो बोला गया किसी अन्य के लिए किया गया कार्य स्वयं अपना नहीं होता है, ठीक है। आगे है रेशियो डिसेंडाई, यानी रीजन फॉर डिसीजन। यहां पे क्या हो जाएगा, FOR, ठीक है, क्या हो जाएगा, रीजन फॉर डिसीजन, यानी निर्णय का कारण या तर्क, कोई ऐसा तर्क देना या फिर कोई ऐसी चीजें बताना जो निर्णय का कारण बन जाए, ठीक है। रेशियो डिसेंडाई, कोई एक रीजन बन जाए कि उसी के तर्क पे क्या हुआ, डिसीजन दिया जाए। जैसे एक ऐसा ही मामला था कहीं पे, किसी हाई कोर्ट का ये मामला था, वहां पे क्या हुआ था, एक BLLB जो बच्चा NLU से करके आया था, उसने क्या किया, खूब इंग्लिश में अपनी बहस को दिखा, अपने तर्क को क्या हुआ, खूब इंग्लिश में रख दिया। एक वकील थे, बुजुर्ग थे, वो हाई कोर्ट में बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अपनी तथ्य को रखा था, पर जज उनकी बातों को कंसिडर नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी बातों को हिंदी में रखा था। तो लास्ट में एक उन्होंने तर्क दिया, सिर्फ इतनी सी बात बोल दी, बूढ़े जो वकील साहब थे उन्होंने ये बोल दिया कि माय लॉर्ड, भाषा बदलने से सच नहीं बदल जाएगा या फैक्ट नहीं बदल जाएंगे। और ये वही बात थी कि भाषा से बदल दिया जाए तो तर्क या सच्चाई नहीं बदली जा सकती है, और यही वो तर्क क्या हुआ, रेशियो डिसेंडाई बन गया, कि उन्होंने रीजन फॉर डिसीजन, वो इस बात से इतना सहमत हो गए कि उन्होंने उस जो बूढ़े वकील साहब थे उनकी सभी चीजों को देखा और फिर उनके फेवर में क्या हुआ, डिसीजन दे दिया था वहां पे, जो उन्होंने तर्क दिया। तो जो इनकी वो बात कहनी होगी कि माय लॉर्ड, भाषा बदलने से सच नहीं बदला जा सकता है, वही क्या हुआ वहां पे, रेशियो डिसेंडाई जैसा काम कर गया, रीजन फॉर डिसीजन बन गया, निर्णय का कारण वहां पे बन गया, और उनकी बातों को उन्होंने जज साहब ने तवज्जो दिया और उसके हिसाब से क्या हुआ, फैसला सुनाया गया था। आगे हम बात करते हैं रेस इंटरलोक्यूटर, यानी थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, घटनाएं स्वयं बोलती हैं। जैसे कोई भी काम अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, घटनाएं भी स्वयं बोलती हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि किसी को बहुत मतलब 10 गोली लग गई हो, अब 10 गोली लगी, इसका मतलब क्या है कि घटनाएं स्वयं बोली, यानी क्या हुआ, यानी किसी व्यक्ति ने इसको इस तरीके से मारा है, इस जानबूझ के ऐसा मारा है कि ये इंसान व्यक्ति मर ही जाए। किसी पे अगर 1-2 गोली लग रही है तो भी समझ में आ रहा है कि चलो गुस्से में हो सकता है कि गोली मार दिया होगा, पर किसी व्यक्ति पे अगर 10 गोली मार दी गई हो, 15 गोली मार दी गई हो, तो ये दिखाता है, घटनाएं क्या ये बता रही हैं कि इस व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया कि इस व्यक्ति की जान ही चली जाए। घटनाएं स्वयं बोलती हैं। कहीं पे किसी चीज का मर्डर हो गया या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वहां पे घटनाएं स्वयं बोलती हैं, बता दिया जाता है कि क्या ये मर्डर है या फिर इन्होंने सुसाइड किया है। जैसे मान लीजिए अब रूम खुला था, किसी व्यक्ति ने ऐसा लगाया और दूर से लटका दिया गया, तो घटनाएं स्वयं बोलती है। जैसे अभी सुशांत सिंह का केस जो आपने लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये एक सुसाइड है, बहुत लोग कह रहे थे कि ये एक मर्डर है। तो वो कैसे ये कह रहे थे कि ये मर्डर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो वो घटनाएं ही बोलती हैं। जो फांसी लगाना था और जो उसका हाइट था वो सब वहां पे कंसिडर किया जाता है, तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्या ये मर्डर है कि सुसाइड है वहां पे। तो घटनाएं भी स्वयं बोलती हैं, आप वहां पे देख के ऐसी चीजें पता लगा सकते हो। उसी को यहाँ पे बोला गया है रेस इंटरलोक्यूटर, यानी थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, घटनाएं स्वयं बोलती है।
अगला है आपका ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम मतलब बाय द वे, बाय रेफरेंस, ठीक है। बाय द वे, बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑबिटर डिक्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहस हो रही है, ठीक है। अब बहस हो रही है किसी किसी कोर्ट के अंदर, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी भी चीजें डिस्कस की जाती हैं, कुछ ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं जो उस केस से रिलेटेड नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बूढ़े वकील साहब थे, उन्होंने ये तर्क दिया वहां पे कि भाषा बदलने से सच नहीं बदला जा सकता। इस केस का, इस शब्द का उस केस में कोई रोल नहीं था, पर उन्होंने उस चीज को वहां पे यूज किया। तो वैसे ही अगर कोई भी दो मतलब केस है, कोई एक केस है, उसमें अगर कोई दूसरी चीज ऐसी ऐड की जा रही है जो रेफरेंस की तरह यूज की जा रही है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, ऑबिटर डिक्टम, यानी बाय द वे, बाय रेफरेंस। उसका रेफरेंस है ना, उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है उस केस में, उस चीज का कोई डायरेक्ट रोल उस केस में नहीं है, पर उस चीज का यूज करना क्या हो जाएगा, वहां पे ऑबिटर डिक्टम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बाय द वे, बाय रेफरेंस, ठीक है। आगे है ये देखिए, सदन में बहुत यूज किया जाता है साइन डाइन। साइन डाइन मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चितकालीन, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा सदन में शोर शराबा होता है और बहुत वहां पे अगर लोग चिल्लाने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी बहुत परेशान होने के बाद साइन डाइन के लिए क्या हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, सदन को रोक दिया जाता है। तो साइन डाइन मतलब इनडेफिनिट पीरियड, जो कि समय निर्धारित नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अनिश्चित काल के लिए किसी चीज को रोक देने को क्या कहते हैं, साइन डाइन कहते हैं, ठीक है। पर से, पर से मतलब होता है पर से, ऑटोमेटिक, यानी स्वतः, स्वयं से ही अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो उसको हम कहते हैं पर से, ठीक है। तो ये सारे लीगल मैगजीम है, अगेन मैं कह रहा हूं आप लोगों को, इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, इसको आप अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लीजिए, और जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको कुछ सिंप्लीफाई करके, शॉर्ट करके आप अपने ट्रिक भाषा में लिख लीजिए, ताकि आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है आपका उबी जस्ट ईवी रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ये यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, देयर इज रेमेडी, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है, ठीक है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। मैं वही एग्जांपल दूंगा यहाँ पे भी। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, एग्जांपल में आप यहाँ पे वोट देने वाला, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है वोट देने का। अगेन पहले लेक्चर किसी को याद है कि नहीं है, बताओ जरा, आप लोग बताओ। तो पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था, वहां पे हमने बताया था कि जहां पे आपका अधिकार है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हुआ है, ठीक है, इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। तो ये आपको याद है ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि अगर वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है और कोई डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी वहां पे क्या होगा, उसको कंपनसेशन करना होगा, वहां पे उसका लीगल राइट का वायलेशन माना जाएगा, ठीक है। चाय की दुकान भी मैंने आपको बताई थी, आपका दोस्त खोल दिया था वहां पे, याद है सब, तो रिकॉल करते रहिए भाई उस चीज को। अब उस केस का रेफरेंस मैं यहीं पे दे रहा हूं, उबी जस्ट ईवी रेमेडियम में क्या हो जाएगा, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यानी जहां पे अधिकार है वहां उपचार है। क्या मतलब है, अगर आपका अधिकार था, वहां पे आपके पास वैलिड वोटर कार्ड था, आपके पास वोटर लिस्ट में नाम था, आपके पास आधार कार्ड था, फिर भी आपको वोट देने नहीं दिया गया, तो आपका अधिकार था, आपका अधिकार है तो उपचार भी है। अगर नहीं दिया गया तो उसका पनिशमेंट किसको मिलेगा, जो अधिकारी है उसको उसकी चीज का क्या होगा, डैमेजेस पे करना होगा, उस अधिकारी को उसकी जवाबदेही देनी होगी, ठीक है। तो वहां पे जहां पे अगर आपका अधिकार है, वहां पे आपके लिए उपचार भी है। अगला है आपका ऊबीजस ईवी रेमेडियम। ये दोनों देखिए एक ही जैसा है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है, ऊबीजस ईवी रेमेडियम, दूसरा है ईबीजस ऊवी रेमेडियम, ठीक है। ऊबी जस्ट ईवी रेमेडियम मतलब वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, और ईबी जस्ट ऊवी रेमेडियम मतलब वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, ठीक है, यानी जहां उपचार है वहां अधिकार है। इसका क्या मतलब है कि जहां पे भी अगर उपचार है वहां क्या है, अधिकार होगा ही होगा। अगर मान लीजिए किसी चीज का उपचार है तो उसका बीमारी तो होगी ना, कोई किसी चीज की अगर इलाज है तो जाहिर सी बात हो किसी न किसी बीमारी की का ही इलाज होगा वहां पे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चाबी है वो किसी न किसी ताले का तो होगा ही ना होगा, ऐसा तो है नहीं कि चाबी बन गया होगा ताला होगा ही नहीं। तो जो ताला या चाबी की बात समझिए, या फिर जैसे समझिए कि जहां पे अगर अधिकार उपचार है वहां अधिकार भी होगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा, अगर एक आप याद रखिए रेमेडियम, तो दूसरा अपने आप कर लेंगे। और इन दोनों का क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। कुछ जो ऐसे सिमिलर लीगल मैगजीम होते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर गलत मार करके आते हैं। तो आप वो गलती ना करें, क्योंकि पढ़ा आपने है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊबी पहले पूछा है या ईबी पहले पूछा है।
आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा, न कि जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आ रहा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस देख लीजिएगा, फिर आप मार्क करिएगा वहां पे, ठीक है, वरना आप नेगेटिव में मार्क्स लेके जाओगे और ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है भाई। लॉ के स्टूडेंट होने वाले हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अब अपने अच्छी रखिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी कि आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले, और जो चीज भी मैंने आपको यहाँ पे बताया उसका एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखे रहोगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और वो आप कनेक्ट करके आसानी से सही क्वेश्चंस को मार्क कर दोगे। अगला है आपका एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसेट रिया, यानी रिया या रियम दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिला है, कहीं कहीं रिया देता है, कहीं कहीं रियम भी दे देता है। इसका मतलब होता है एन एक्ट इज नॉट अलोन मेड गिल्टी पर्सन अनलेस ही इज डन बाय गिल्टी माइंड। तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे ऑफेंस में मैंने बताया था एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसेट रिया, यानी एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल माइंड की बात, गिल्टी माइंड और रॉन्गफुल एक्ट की बात यहाँ पे भी कर रहा है। तो वही कह रहा है कि कार्य मनुष्य को तभी दोषी बनाता है जब अपराधी मस्तिष्क हो, गिल्टी माइंड होना चाहिए, ठीक है। किसी को ऐसे मारना कि वो मर जाए, वो क्या होता है, गिल्टी माइंड, ठीक है। जानबूझ के, मैंने पेन का एग्जांपल दिया था कल की क्लास में, देखिए हमने क्या बताया था आपको कि किसी को पेन से मारा मैंने और यहाँ पे पॉइजन लगा दिया था। अगेन मैंने कल बताया था कि मैं अपराधी नहीं हूं, पर फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल, आपका एग्जांपल, मैं अपने आसपास सभी चीजों का एग्जांपल ऐसे इसलिए देता हूं ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं कि अगर किसी चीज को यहाँ पे पॉइजन लगा के किसी को मार दिया ऐसे कि वो लग जाए और हिट करके तो पॉइजन उसके बॉडी में चला जाए, तो वहां पे क्या गिल्टी माइंड है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के कार्य को तभी दोषी बनाता है, तभी दोषी बनाएगा, यानी क्या होगा कि अगर मैंने मान लीजिए ऐसे मार दिया और वो लग, मान लीजिए नॉर्मल पेन था, नॉर्मल पेन से मैंने मारा और उसके किसी नर्व्स पे ऐसे लग गई कि वो मर गया, तो वहां पे मेरा दोषी नहीं बन सकते मैं। क्यों नहीं बन सकता वहां पे, मतलब क्योंकि अब हालांकि दोषी तो होऊंगा पर इस लेवल का नहीं कि 302 लग जाए वहां पे, क्योंकि एडजस्ट की किसी पेन से छोटे से किसी व्यक्ति को मार देना है, किसी थप्पड़ से ऐसे हल्का सा टच कर देना, बहुत सारे सेंसिटिव ऐसे ऑर्गन है कि जहां पे थोड़े से भी अगर तेज लगे तो इंसान वहां पे डेथ कर सकता है। तो मेरा इंटेंशन वो नहीं था, जस्ट टच कर देना किसी को या फिर हल्का सा पेन से किसी को मार देना, उससे अगर किसी व्यक्ति का अगर डेथ कमिट हो जाता है तो वहां पे डेथ का सेंटेंस आपको नहीं होने वाला, ठीक है। वहां पे आपको जो सजा होगी वो डेथ का नहीं मिलने वाला है। वो कब मिलेगा, जब आपका दोषी, आपका दिमाग गिल्टी माइंड हो, आपका दोषपूर्ण मस्तिष्क हो कि मैं ऐसा मारूंगा कि वो मर जाए, तब आपको वहां पे मिलने वाली है सजा। तो कार्य मनुष्य को तभी दोषी बनाता है जब अपराधी मस्तिष्क हो, अपराधी मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। और ऑफेंस के लिए मैंने आपको बताया ही था, ऑफेंस के लिए क्या जरूरी है, ऑफेंस के लिए एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, ठीक है, दोषपूर्ण मस्तिष्क और रॉन्गफुल एक्ट। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पर क्यूरियम। पर क्यूरियम का क्या मतलब होता है, डिलीवरिंग डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू द केस, यानी न्यायालय के निर्णय को बिना उद्धृत किए हुए दिया गया निर्णय, ठीक है। यानी कोई भी डिसीजन देना कोई रेफरेंस केस के बिना, जैसे मान लीजिए क्या होता है बहुत जगह केसेस में क्या होता है, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखें या हाई कोर्ट में देखें तो बहुत जगह जो केसेस होते हैं उसका रेफरेंस दिया जाता है कि माय लॉर्ड इसी तरीके का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, मेरे क्लाइंट का भी सिमिलर केस है, सिमिलर कंडीशन है, तो आपको मतलब ये जजमेंट आपको देख लेना चाहिए। तो ऐसी चीजें वहां पे रेफरेंस दी जाती है, जैसा कि क्या होता है कि सेम टाइप का डिलीवरिंग डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू द केस। अब अगर कोई डिलीवरी डिसीजन दे रहे हैं जज बिना किसी उस केस को रेफरेंस लिए हुए, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, पर क्यूरियम, डिलीवरिंग डिसीजन विदाउट रेफरेंस द केस। कोई ऐसा निर्णय देना जो किसी केस को रेफरेंस में न लेकर डिसीजन देने को हम क्या बोलते हैं, पर क्यूरियम। आगे है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, यानी इन कंसेंट गिवन फॉर अ वर्क विच इज डेंजर देन द केस ऑफ हार्म एक्शन कैन नॉट अराइज, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह भी होता है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखने गए, आप फुटबॉल देखने गए, आप कहीं पे मोटर रेस देखने गए, बाइक रेस देखने गए, तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया होता है, और ये क्या है, एक ये होता है डिफेंस भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक डिफेंस होता है, इसका बचाव भी लिया जा सकता है, ठीक है। कैसे होता है, तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का मतलब आप समझिए, सिंपल सा अगर देखा जाए कि किसी खतरनाक कार्य के लिए सहमति दी गई हो, वहां पर क्षति होने पर वाद नहीं लाया जा सकता है। जैसे
आप मोटर रेस देखने गए, और मोटर रेस में आपको पता है कि मोटर रेस में क्या होता है, कभी कभी जो आसपास होता है वो मोटर वहां पे चल जाती है। या क्रिकेट स्टेडियम में गए आप, वहां पे मैच देख रहे हो, और आपको भी ये पता है कि जब बैट्समैन छक्का मारता है तो वो बॉल कहीं स्टेडियम में जाती है, और स्टेडियम में जाती है इसका मतलब वो किसी को लग भी सकती है, ये बात आपको भी पता है। इसके बावजूद आप टिकट खरीदते हो, आप मैच देखने जाते हो, और सपोज करिए रोहित शर्मा ने क्या किया, छक्का मारा और जाके वो बॉल आपके सर पे लगती है, आपका सर फट जाता है। तो आप इस कंडीशन में रोहित शर्मा पे आप केस फाइल नहीं कर सकते हो कि इन्होंने बैट से बॉल को मारा, हिट किया और वो बॉल मेरे को आके लग गई तो मुझे इंजरी हो गई, अब इसका कंपनसेशन रोहित शर्मा दे मुझे। ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपने वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया अपना कंसेंट दिया है, अपनी सहमति आपने दी है, आपने वो टिकट खरीदा है, यानी आपने वो सहमति दी है कि क्या हुआ कि ऐसी चीजें हो सकती है, और अगर ऐसी चीजें अगर हो रही है मेरे साथ तो मैं सू नहीं कर सकता। आपने सॉरी आप सहमति खुद से ही दे रहे हो, आप अब सहमति उस चीज को दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, यानी आपने वो कंसेंट दिया है कि अगर ऐसी क्षति होगी तो मैं सू नहीं करूंगा। आप घुड़सवारी घोड़े का रेस देखने गए, घोड़ा हो सकता है कभी कभी दाएं बाएं होके आ सकता है, चोट लग सकता है, मतलब ऐसी घटनाएं जो उस खेल में हो सकती हैं, उसकी संभावना है, ठीक है। हॉकी खेलने देखने गए आप, हो सकता है कि हॉकी की बॉल है जो जाके स्टेडियम में आ सकती है। ऐसी घटना जिसकी संभावना है होने की, और उसके बाद वो संभावना आपको पता है, उसके बाद अगर आप जा रहे हो और उस वैसी घटनाएं घट जाती हैं तो आप उसमें कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो। पर इनकेस मैं ये भी बता रहा हूं, इनकेस क्या हो सकता है, आप वहां पे मैच देखने गए, बॉल से बॉल बैट से तो नहीं चोट लगा, पर आप वहां पे बैठे, कुर्सी क्या हुई यहाँ पे, उसकी डिफेक्टिव कुर्सी थी, आप जैसे ही बैठे आप गिर गए, आपको चोट लग गया, तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी कुर्सी नहीं सही थी इसलिए मुझे चोट लगा, वहां पे आप वहां पे कंपनसेशन ले सकते हो। उसकी गलती से कोई हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड उसकी गलती से हो रहा है, आप उसकी बिल्डिंग में बैठे, उसकी बिल्डिंग का कुछ चीजें गिर, सीलिंग फैन ही गिर गया आपके सर पे, हालांकि आपको चोट ना लगे। भाई मैं अगेन एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, आप अपने दिल पे मत लेना कि सर हमेशा हमको चोट लगने की बात कर रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हो, पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आप मैच देखने गए, आपके ऊपर मान लो सीलिंग फैन ही गिर गया उसका, तो आपने इस चीज की कंसेंट तो नहीं दी थी ना। अब वहां पे इसका बचाव वो नहीं ले सकता, जो वहां का ऑर्गेनाइजर होगा वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बचाव नहीं ले लेगा कि अरे नहीं नहीं आपको तो पता है कि ऐसी चीजें कि बैट बॉल देखने आए थे तो पंखा सीलिंग का गिरना तो बॉल के जैसा ही है, तो वहां पे इस चीज का कंसेंट आपने नहीं दिया। भाई बैट बॉल में से बॉल आके लग सकता है, इसका कंसेंट आपने दे दिया था स्टेडियम में, पर पंखा गिर जाए, पूरा स्टेडियम गिर जाए, इसका तो आपने कंसेंट नहीं दिया था ना, और ये रेयरेस्ट टू रेयर है, तो इसका लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजर को करना पड़ेगा, मतलब इसकी भरपाई जो वहां पे स्टेडियम वाला है वो आपको करेगा, जो भी चोट लगा आपको उसके लिए कंपनसेशन देगा, पर अगर बॉल लगती है तो वहां पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ये मैंने बताया था, लेट द सुपीरियर बी आंसरेबल, यानी श्रेष्ठ दायित्वहीन होगा। एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, जैसे क्या हुआ था एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप में क्या हुआ कि जो टंकी खाली हो जाती है उसकी, तो वहां पे क्या होता है टैंकर आते हैं वहां पे पेट्रोल फिल करने के लिए। अब होता क्या वहां पे कि पेट्रोल फिल हो रहा था, ट्रक का ड्राइवर होता है, ये अपना बीड़ी लोग पीते ही हैं अक्सर, अपना बीड़ी जला ले और बीड़ी जला लिया उसने, बीड़ी जला के क्या हुआ काटी उसने फेंका, अब काटी फेंका और क्या हुआ वहां पे पेट्रोल फिलिंग हो रहा था, वो क्या हुआ उस काटी से क्या हुआ पूरी आग लग गई और वो पूरा उड़ गया वो पूरा, ठीक है, पूरा आग पकड़ लिया, पूरा आसपास 3-4 घर 5 घर क्या हुआ पूरे जल गए। अब यहां पे आया कि इसका लाइबिलिटी कौन होगा, इसका दोषी कौन होगा, किसी न किसी को दोष तो इसका भाई बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसकी गलती किसी न किसी ने की है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी जो गलती हुई है जिससे इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है। तो वहां पे ये प्रिंसिपल है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर क्या कहता है कि देखिए यहां पे जो ड्राइवर है अगर उसके ऊपर 10 करोड़ का लाइबिलिटी लगा दिया जाए तो क्या वो कभी भर पाएगा, और पेट्रोल जो पेट्रोल पंप जिसका था उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे ट्रक द्वारा किया गया है तो इसका सारा जिम्मेदार तो ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि उसकी गलती से ही तो ये हुआ है, मेरा खुद भी इतना नुकसान होगा, मेरा पेट्रोल पंप पूरा जल गया और तो मेरा तो खुद नुकसान हो गया इतना, मुझे भी तो पैसा चाहिए क्योंकि मेरी इतनी चीजें नुकसान हुई है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पड़ोसी वाले ऐसे ही करेंगे भाई हमारा घर जला दिया पैसा देना।
तो ये सारी लाइबिलिटी अगर ट्रक ड्राइवर पे लगा दी जाए, भाई 10-15 या 20 हजार रुपए ड्राइवर की इनकम है, तो वो कैसे वो 10 करोड़ का लाइबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा। तो वहां पे लाइबिलिटी जो दिया गया वो दिया गया वहां पे ट्रक के मालिक को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस था, जिसमें जो लाइबिलिटी है यानी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा वहां पे, तो वहां पे ट्रक ड्राइवर का जो मालिक था उसको लाइबल बनाया गया। और तब से ये प्रिंसिपल चला आ रहा है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर है, जो बड़ा है, वही उसके लिए क्या होगा, लाइबल होगा और उसी को जवाबदेही होगी। यानी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कौन करेगा, वो ट्रक ड्राइवर नहीं करेगा, उसका मालिक करने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने समझा कि श्रेष्ठ दायित्वहीन होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा था लेक्स लॉकी। लेक्स लॉकी क्या होता है, लेक्स फॉरी भी एक होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लॉ ऑफ नेशन और अ प्लेस, यानी राष्ट्र भूमि का कानून। जैसे हर जगह का राज अलग अलग, किसी नेशन का या फिर किसी प्लेस का अलग अलग कानून हो सकता है। जैसे हमारा देश जो है, अब आईपीसी पूरे भारत में चल रही है, सीआरपीसी और एविडेंस। हालांकि इसका नाम भी बदल दिया गया है, अभी क्या तीनों नाम है ये आज का होमवर्क आपका रहेगा। आईपीसी को क्या कर दिया गया है, सीआरपीसी को क्या कर दिया गया है, और एविडेंस को किस नाम से अभी रखा गया है, इनके तीनों नए नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है आज। ठीक है, और साथ ही साथ लेक्स लॉकी की अगर बात करें तो लॉ ऑफ नेशन, यानी किसी राज्य का क्या कानून है। और लॉ ऑफ प्लेस भी हो सकता है। लॉ ऑफ प्लेस का मतलब हुआ किसी पर्सन, स्थान का क्या रूल है। ठीक है, जैसे अल्कोहल ऑल ओवर इंडिया सेल हो रहा है, पर क्या अल्कोहल बिहार में सेल हो रहा है, क्या दारू बिहार में बिकता है, नहीं बिकता है ना। वो क्या है, वहां पे लॉ ऑफ अ प्लेस है, वहां पे पर्टिकुलर चीज को बैन किया गया है। पर लॉ ऑफ अ नेशन क्या हो गया कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में दारू बिची जा रही है वहां पे। ऐसे आप समझ सकते हो लेक्स लॉ, लॉ ऑफ अ नेशन या फिर प्लेस। ठीक है, राष्ट्र भूमि का कानून। पहला है प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया मतलब एज फर्स्ट साइट, यानी प्रथम दृष्टांत। कोई भी घटना होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है तो पहले दृष्टांत में क्या दिखाई देता है। जैसे पुलिस भी जाती है, घटना स्थल पे पहुंचती है, तो वहां पे पहले बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, और पहला दृष्टांत में क्या होता है, सारी एंगल से फोटो ली जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए सिद्धू मूसेवाला का मैंने कल भी एग्जांपल आपको दिया था, आज भी अगर मैं बताऊं तो वहां पे पूरे एरिया को वहां पे क्या गया था, बैरिकेड कर दिया गया। वहां पे देखा गया कि कहां कहां गोलियां चली, किस दिशा से गोलियां चली, कहां कहां वो दीवार में गई थी। तो प्राइमा फेसिया क्या था, वहां पे जो घटना हुई वहां पे प्राइमा फेसिया कैसा था। केस जो मर्डर का मैंने बताया था सुशांत सिंह राजपूत का, इनका भी प्राइमा फेसिया रूम का फोटो लेना, गले का फोटो लेना, फंदे का फोटो लेना, फूसका लेना, ये क्या प्राइमा फेसिया, यानी जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट साइट पे प्रथम दृष्टांत क्या था। उस कोई भी घटना होती है तो पहला दृष्टांत क्या कैसा है उसका, उसके बारे में प्राइमा फेसिया बात करता है। आगे आपका साइन क्यू नन, यानी इसेंशियल, यानी आवश्यक जो चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन क्यू नन। ठीक है, साइन क्यू नन क्या होता है, आवश्यक चीजों के लिए, इसेंशियल जो चीजें होती हैं उसके लिए क्या होता है, साइन क्यू नन, इसेंशियल चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे किसी अपराध के लिए इसेंशियल क्या क्या, जैसे मान लो किसी ने किसी को गोली मार दिया, तो गोली मारा तो वहां पे क्या इसेंशियल क्या होगा, गन होगा ना, इसेंशियल गन और बुलेट होंगी। वहां पे इसेंशियल चीजें क्या है, ऐसी चीजों के बारे में क्या बात करता है, हमारा साइन क्यू नन बात करता है। आगे है आपका अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर भी देखिए याद रखिएगा, बियॉन्ड अथॉरिटी, यानी शक्ति से, शक्ति को लांघना, शक्ति को लांघना। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी चीज फांसी की सजा नहीं सुनाया जा सकता है, या किसी को मतलब डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है, किसी को फांसी की सजा सुना दे रहा है, किसी की सजा को माफ कर दे रहा है, तो वहां पे क्या है, वो अपने शक्तियों से बाहर जाके काम कर रहा है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए वहां पे कोई शक्तियां लिमिटेड दी गई कि भाई दरोगा ही हो सकता है या फिर इंस्पेक्टर हो सकता है जो चालान काट सकता है। आपकी बाइक चला के लेके आप लोग जाते हैं, जो या स्कूटी चलाते हैं, उसका जो चालान है वो कौन काट सकता है, तो वो काट सकता है एक दरोगा लेवल का अधिकारी, या फिर आप समझ सकते हो इंस्पेक्टर। पर अगर वहां पे कोई दीवान या फिर कोई सिपाही अगर वहां पे आपका चालान करता है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पे अल्ट्रा वायर जाके काम कर रहा है, यानी बियॉन्ड द अथॉरिटी। उनकी अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथोराइज नहीं है चालान करने के लिए, फिर भी अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वहां पे हम बोलेंगे अल्ट्रा वायर, यानी बियॉन्ड द अथॉरिटी। शक्ति को लांघ के कोई काम करना क्या हो जाएगा, वहां पे अल्ट्रा वायर बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंट्रा वायर की,
इंट्रा वायर का मतलब होता है अंडर द अथॉरिटी, यानी शक्ति के अधीन काम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी इंस्पेक्टर ने किसी का चालान किया तो वो अपनी शक्तियों के अधीन कर रहा है, उसको ये शक्ति दी गई है, ठीक है। कहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट का मामला सॉल्व कर रहा है, या फिर किसी को जो मान ले 307 का मुकदमा उसमें सजा सुनाता है, तो वो शक्तियों के अधीन है, उसको ये शक्ति दी गई है और वो शक्तियों के हिसाब से ही काम कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंट्रावायर। मतलब अपनी शक्तियों के अनुसार काम करना इंट्रावायर हो जाता है, अपने शक्तियों से बाहर जाके काम करना अल्ट्रावायर हो सकता है। तो कंफ्यूजन मत रखना आप लोग, अल्ट्रावायर मतलब अल्ट्रा सा समझना कि शक्तियों से बाहर लांग जाना, ठीक है। अल्ट्रा मतलब शक्तियों से बाहर लांग जाना और बाहर जाके काम करना उस चीज के। इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, तो अपने शक्तियों के अंदर रह के काम करना। ऐसे आप थोड़ा सा कनेक्ट करके अल्ट्रा से बाहर, इंट्रा से क्या हो सकता है, अंदर काम करना, ठीक है। आगे है आपका एक्शन पर्सोनल्स मेरिटम कम पर्सोना, यानी अ पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, यानी व्यक्ति के कार्यवाही की अधिकार मर जाता है, ठीक है। कार्रवाई का अधिकार मर जाता है, जैसे ही वो व्यक्ति अगर मान लीजिए डेथ कमिट कर जाता है तो उसका अधिकार भी मर जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, कहीं पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी चीज को लेके, चाय की दुकान पे मान लीजिए, ठीक है, और वो व्यक्ति अगर मर जाता है, हालांकि आपका दोस्त नहीं मर रहा, वो जिंदा है, इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति का एग्जांपल ले रहा हूं। कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो साथ में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति की उसमें डेथ कमिट कर जाती है, तो आप उसके घर वालों से ये नहीं कह सकते हो कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया अब इसकी भरपाई आपको करना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर जो व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया अगर वो मर जाता है तो उसकी सभी अधिकार भी उसी समय खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति को आप रिप्लेस करके उसके अधिकार को नहीं आप कमिट कराओगे कि उन्होंने कमिट किया था कि हमारे साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, तो आप उसकी फैमिली वालों को ये नहीं कर सकते हो कि चलो आप मेरे साथ अब बिजनेस करो। वहां पे आप उसकी जो लाइबिलिटी है, उसके जो राइट्स है, वो उसके साथ ही डेथ कर जाते हैं। आप उसकी लाइबिलिटी या राइट्स जो है वो उसकी फैमिली मेंबर से किसी दूसरे व्यक्ति से इंपोज नहीं करा सकते, उसको लागू नहीं करा सकते, यानी व्यक्ति की जो कार्रवाई है वो उसके साथ ही डेथ कर जाती है, ठीक है। आगे है आपका एक्टस में इनविटो, एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन स्टेम्यूस एक्टस, यानी एन एक्ट डन अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। अब इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट आप ये समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, गन पॉइंट पे क्या करता है, किसी को गन पॉइंट पे कर रख के और कहता है कि तुम फोन करके किसी से रिश्वत मांगो। तो जो व्यक्ति ने रिश्वत मांगा उसके सर पे गन रखा गया है कि तुम अगर रिश्वत नहीं मांगोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो जो रिश्वत मांगा या किसी को धमकी दिया तो वो उसका कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया अपनी इच्छा के विरुद्ध किया, उसको डरा धमका के वो कार्य कराया गया, तो वहां पे उसका कार्य वो नहीं माना जाएगा। एक्टर्स में इनविटो फैक्टर्स नॉन स्टेमस एक्टर्स, यानी जो उसमें बोला गया है कि जो हमारा विल के अगेंस्ट मैंने काम किया वो मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी आपको ही कोई अगर मान लीजिए कोई बोले डंडा लेके खड़ा है कि तुम उसकी जाके उसका पैसा लेके आओ नहीं तो हम तुमको डंडा से मारेंगे, तो आपने अगर वो काम किया डंडा मार खाने के डर की वजह से, तो वहां पर वो आपका कार्य नहीं माना जाएगा। आपने अपने विल अपने इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है तो वो आपका कार्य नहीं माना जाएगा। पर ये आपको प्रूफ करना होगा कि आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया, उसको ऐसी सिचुएशन बनाया था, आपको ये डर था, इस वजह से आपने ऐसा कार्य किया, तो वो आपका कार्य नहीं माना जाएगा। आगे है डे मिनिमस नॉन क्यूरेट एक्ट्स, यानी द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफलिंग मैटर्स, यानी कानून छोटे मामलों में खुद को सरोकार नहीं करता है। अब हर छोटे मैटर्स में अगर कानून बार बार इंटरप्ट करे, जुडिशरी बार बार आए, तो ऐसा कानून नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मान लीजिए किसी ने किसी को छोटे मोटे चीजें होती है, ठीक है, किसी ने किसी को देख के गुस्सा हो गया या फिर कोई किसी को प्रॉमिस किया वो वहां नहीं गया, तो अगर ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे अगर कोर्ट अगर देखने लगे तो बहुत ज्यादा और केसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बोला गया कि कानून बहुत छोटे मुद्दों पे सुनवाई नहीं करने वाला, वो ध्यान नहीं देने वाला वहां पे, ठीक है। ध्यान न देने वाले का मतलब है उसके लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं जहां पे अपनी बातों को आप रख सकते हो। मतलब जैसे बड़ी चीजें जो हो रही हैं उस पर कानून जरूर ध्यान देगा, उस पर जुडिशरी काम करने वाली है। पर हर अगर छोटे मामलों में सोचो कि कहीं हर गली मोहल्ले में रोज कहीं ना कहीं दो चार चीजें होती है, अगर सभी चीजों को आप कोर्ट में लेके आ जाओगे तो कितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगा, कितना नंबर ऑफ केस की जो पेंडेंसी है वो कितनी बढ़ती चली जाएगी।
इसलिए यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया गया है de minimis non curate acts, यानी द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफलिंग मैटर्स। छोटे मामलों में कोर्ट क्या होगा, इंटरफेयर नहीं करने वाला है, सरोकार नहीं रखेगा। ठीक है, आगे आपका डेबिट ऐसे फिनिश लिटम, यानी देयर आउट टू बी लिमिट ऑफ लिटिगेशन, यानी मुकदमेबाजी की भी एक सीमा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, अब ए और बी का भी आपस में लड़ाई हुआ कि दोनों एक मुकदमा लेके गए यहाँ पे एक बार, फिर क्या हुआ, सजा हुआ, फिर यहाँ पे फिर दोबारा उस चीज को लेके चले गए, फिर दोबारा लेके चले गए, तो इसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए ना। तो इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे कि डेबिट ऐसे फिनिश लिटम, यानी मुकदमेबाजी की भी एक लिमिट होनी चाहिए। डिसीजन आ गया, अब उस डिसीजन को चैलेंज तो कर सकते हो लेकिन वापस वही मुकदमा नहीं ला सकते हो। जैसे चोरी का मुकदमा आपने किसी के विरुद्ध लिखवा दिया, ए गया बी के खिलाफ चोरी का मुकदमा लिखा दिया, उसका डिसीजन आया जो कि चलो बी चोर नहीं है, अगर इससे ए सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट भी आके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसी केस को फिर से वो दोबारा नहीं लिखवाएगा कि उसी, जैसे मान लीजिए एक बार बी ने चोरी किया था या मान लो नहीं किया था, ये तो प्रूफ और कोर्ट की बात है, पर एक बार अगर केस लिखवा दिया तो दोबारा उसको केस नहीं लिखवा पाएगा उसी चीज को लेके। दोबारा अगर चोरी करता है तो उसके लिए दोबारा केस लिखवाया जा सकता है, पर एक ही बार चोरी किया उसके लिए आप 2 बार 3 बार केस नहीं लिखवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए एक ही बार होगा, तो उसी चीज को बोला गया है कि मुकदमेबाजी की भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स एक्विटो एट बोनो, यानी इनजस्टिस एंड गुड फेथ, न्याय और अक्षय विश्वास से कोई ऐसा कार्य करना जिसमें न्याय भी हो और अक्षय विश्वास के साथ काम करने को क्या बोलते हैं, एक्स एक्यूटो एट बोनो, यानी इनजस्टिस एंड गुड फेथ, न्याय के लिए और अच्छे इंटेंशन के लिए कोई ऐसा कार्य करना, उसको हम क्या बोलेंगे, इनजस्टिस एंड गुड फेथ। आगे हम बढ़ते हैं एक्स नूडो पैक्टो नॉन ओरिटम एक्शन, यानी एन एक्ट डज नॉट अराइज फ्रॉम अ बेयर प्रॉमिस, यानी एक कोरे वादे से कोई कार्यवाही नहीं होती है। जैसे कोई कोरा वादा हो गया, जैसे मान लीजिए आपके बर्थडे पे मैंने बोल दिया कि चलो आपके बर्थडे पे मैं क्या कराऊंगा, खाना मैं बना दूंगा। होता क्या है, बर्थडे वाले दिन क्या हुआ, मेरी मान लीजिए तबियत खराब हो गई या हमारी क्लास आ गई कोई आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आपका बर्थडे अगले साल मना लेंगे, इस बार सीयूईटी में सिलेक्शन हम आप लोग को दिलाते हैं, इसके लिए हमने क्लास रख दिया। अब क्लास जब रख दी तो पता चला आपके बर्थडे में तो मैंने बोला था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगे, बच्चे हमारे समझदार हैं, बच्चे हमारे, तो हम क्या करते हैं क्लास ले लेते हैं ताकि इन लोग की अच्छी रैंक आ जाए। पर बच्चे क्या होते हैं जिनका मैंने प्रॉमिस किया था, ये कोर्ट पहुंच जाते हैं कि सर ने प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे पे ये खाना बनाएंगे, पर सर तो क्लास लेने चले गए। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इसका हमें डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मैं भी थोड़ा सा डिफेंस ले लूंगा। यहाँ पे मुझे क्या डिफेंस मिलेगा, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ओरिटम एक्शन, यानी मैंने जस्ट बोला था वहां पे कि मैं बना दूंगा, मैंने कोई प्रॉमिस जस्ट नॉर्मल बोल दिया था कि चलो मैं बना दूंगा, पर आप इस चीज के लिए मैंने एक वादा कर दिया, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेरे खिलाफ आप सूट फाइल कर सकते हो, मेरे खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो। वहां पे मैंने जस्ट ऐसी बातों में बोल दिया था कि मैं बना दूंगा, पर मेरी क्लास आ गई तो मैंने क्लास, आपको ज्यादा प्रायोरिटी मैंने अपनी क्लास को दे दी ताकि आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए। तो वहां पे आप मेरे खिलाफ केस नहीं ला सकते हो, एक पूरे वादे से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोई हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया कि चलो मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाऊंगा। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब देखो कान खड़े हो गए आपके, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, नहीं है चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपने किसी, सपोज ए और बी ने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ए ने प्रॉमिस किया अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा संडे को। अब संडे को ए क्या होता है, घर चला जाता है, तो बी जो गर्लफ्रेंड है उसकी वो कोर्ट नहीं जा सकती कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे ये फिल्म दिखाएंगे, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। इस चीज को यहाँ पे रोका गया, प्रोहिबिटेड किया गया, क्योंकि अगर ऐसे प्रॉमिस बेयर, अगर प्रॉमिस एक अगर वादा करने पे अगर केस लाया जा सकता है तो करोड़ों केस तो रोज फाइल होने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम भारतीयों में क्या होता है, अक्सर हम लोग वादा करके तोड़ते ही हैं ज्यादातर, तो मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, तो इस पे केस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए कि घर बेचने की बात हुई, पैसा ले लिया उसने, ठीक है, कमिटमेंट दे दिया, एग्रीमेंट हो गया, तो इन सब मामलों में अलग चीजें हैं, पर बेयर एक प्रॉमिस कर दिया, मुंह जबानी कोई बात बोलना, फिल्म दिखा देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, गिफ्ट ला देंगे, खाना बना देंगे, तो इस पे आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे आपका एक्सटर्पी कॉजा नॉन ऑरिटम एक्शन, यानी नो एक्शन अराइज आउट ऑफ अ रॉन्गफुल कंसिडरेशन, यानी हमारे गलत विचार से कोई कार्रवाई नहीं होती
है, ठीक है। यानी नॉन एक्शन अराइज आउट ऑफ अ रॉन्गफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कुछ के बदले कुछ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंसिडरेशन क्या है, हमने आपको बोल दिया, फिर मैं अपनी बात कर रहा हूं, पर मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। देखिए मैं फिर से बता दूं, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ टीचर, ओके। सो मुझे ऐसा मत देखिए कि मैं एक अपराधी हूं। यहां पे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके लिए मैं अपराधी बन जा रहा हूं। चलो मैं क्या करता हूं, आपको ये बोल देता हूं कि आप बिहार में दारू बेचिए आप लोग, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं और मैं आपको पर बॉटल 50 रुपए देने वाला हूं, ठीक है। ये हमारे आपके बीच वार्ता हो गई। आपने बोला चलिए ठीक है सर, बढ़िया है। मैं क्या करता हूं, बिहार में मैंने एक ट्रक अपना दारू भिजवा दिया, मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग क्या किए, उस चीज को लेके सेल आउट कर रहा हूं। फिर क्या होता है, मान लीजिए कि मैं पैसा देने से मना कर दिया, अब आप कोर्ट चले गए, ठीक है। कोर्ट गए तो आपने बोला कि सर देखिए शुभम सर ने क्या बोला था कि मुझे दारू बेचना है, मैंने 10 पेटी बेच दिया, सर को मुझे 1000 रुपए देना था, सर ने मुझे 500 रुपए ही दिया। तो कोर्ट ये बोलेगा कि भैया जो आप लोगों ने ये कंसिडरेशन किया है वही गलत है, रॉन्गफुल कंसिडरेशन है यहाँ पे, और गलत चीजों के लिए ही आपने कंसिडरेशन किया कि आप दारू बेचने के बाद पैसा ले रहे हो वहां पे, जो कि इलीगल है वहां पे बेचना ही, ठीक है। मैं पैसे दे रहा हूं, कंसिडरेशन में क्या आप दारू बेच रहे हो, तो वो कंसिडरेशन ही गलत है वहां पे। उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है, एक्स टर्पी कॉसा नॉन ऑरिटम एक्शन, नो एक्शन अराइज आउट ऑफ अ रॉन्गफुल कंसिडरेशन। कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उस कंडीशन में, उल्टा आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। अगर आपने लॉ को इग्नोर कर दिया वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको कानून पता है नहीं पता है, लेकिन अगर आपने कानून की भूल की तो वो आप एक्सक्यूज उस चीज का नहीं दे सकते। उसी चीज को बोला गया है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। कोई भी आप ऐसा बहाना नहीं दे सकते कि मुझे ये कानून नहीं पता है या मुझे नहीं आइडिया है इस चीज का। आप इस चीज का देखिए, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अगर आपको कोई तथ्य नहीं पता है, ठीक है, कि मंदिर में मान लीजिए जूता चप्पल नहीं पहन के, मतलब फॉरेन कोई आ रहा है और जूता पहन के चला गया, तो फैक्ट है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज के लिए माफी दिया जा सकता है। पर कोई ऐसी चीज है जहां पे कि लॉ है, ऐसा कोई कानून बन गया कि भाई मंदिर में अगर जो हो जाएगा पनिशेबल ऑफेंस है, तो वहां पे आप इस चीज का बचाव नहीं ले सकते हो कि मुझे नहीं पता था। ये मान लिया जाता है कि अगर कानून बना है तो ये सबको पता होगा, और अगर आपने किया भले ही आपको वो कानून नहीं पता है फिर भी आपको वो सजा होगी, ठीक है। तो आप ये समझिए इग्नोरेंस नॉट जुरिस एक्सेस का मतलब हो गया कि अगर आपने कानून की भूल की, वहां पे आपको कोई भी मतलब माफी नहीं मिलेगी, आपको वहां पे सजा मिलेगा ही, ठीक है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा वहां पे अगर इग्नोरेंस ऑफ आपने लॉ किया है तो। इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूटेड एक्सक्यूसेड, ठीक है, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज। तथ्य की अज्ञानता एक बहाना है। मतलब यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि अगर किसी फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो वहां पे आपको इसका बचाव मिल जाएगा, वहां पे आपको सजा नहीं होगी, ठीक है। आगे है आपका इन पारी डिलेक्टो पारियो पार्टियो एक्स कंडीशन डेफिटिस, ठीक है, इन इक्वल डिलिक्ट द पोजीशन ऑफ द डिफेंडर इज स्ट्रॉन्गर, यानी समान चित्रों में रक्षकों की स्थिति अधिक मजबूत होती है। यानी जो डिफेंडर है, जो पोजीशन ऑफ डिफेंडर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। डिफेंडर मतलब जो बचाव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, ठीक है। ए ने क्या किया, इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, वहां पे डिफेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो इसकी पोजीशन अगर ज्यादा है, मान लो ये प्रूफ कर दिया कि भाई मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं इन पारी डिलेक्टो पोजीशन एजेट कंडीशन डेफेंटिस, यानी कि जो वहां पे डिफेंडर है उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, अच्छी कंडीशन में है वहां पे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है। आगे हम बात करते हैं लेस एक्स इंजूरिया नॉन ऑरिटम, यानी अ राइट डज नॉट अराइज फ्रॉम अ रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग यहाँ पे गलत से अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगा, ए और बी मान लीजिए हम और आप हैं, हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया वहां पे अल्कोहल बेचने का, तो हमने जो काम किया वहां पे वो गलत ही था ना। या फिर ए और बी, चलिए हमेशा हम और आप क्यों रहे, अब ए और बी को ले लेते हैं। ए और बी है मान लीजिए, ये क्या करते हैं, ये जुआ खेलते हैं, ये क्या करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और ए क्या होता है, हार जाता है वहां पे, ए क्या होता है, हार जाता है। अब ये हार जाता है और पैसा देने से मना कर देता है। अब अगर एक जुए में हार गया, पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या बी कोर्ट जा सकता है,
अगर बी कोर्ट गया जुए को लेके, तो कोर्ट ये बोलेगी अच्छा बेटा आप लोग जो जुआ खेल रहे हो वो खुद ही गलत है, आप जो ये कार्य कर रहे हो ये खुद ही पहले ही गलत है, और गलत कार्य के लिए आप कैसे कंपनसेट करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गलत कार्य के लिए अगर आप दोनों लोग गलत काम कर रहे हो कोई चीज, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर आप गए भी तो वहां पे आपको सजा दोनों को हो जाएगी, ठीक है। तो गलत से अधिकार उत्पन्न नहीं होता, कोई अधिकार नहीं। अगर बेईमानी कर भी दिया तो आपका कोई अधिकार नहीं कोर्ट जाने का। अगर मतलब आप गए भी कोर्ट ना, तो आपको ही दोषी माना जाएगा, फिर आपके खिलाफ भी केस फाइल वहां पे हो जाएगा, ठीक है। लेक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टस यानी द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी एक जगह का कानून जहां पे अनुबंध किया गया है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो कि जगह पे होता है, ठीक है। लॉ ऑफ यहाँ पे देखिए लेक्स लॉ की मैंने बताया था, लॉ ऑफ अ प्लेस और अ नेशन हो गया वहां पे। तो कॉन्ट्रैक्टस मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे कर रहा है कि जिस स्थान पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे द प्लेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी एक जगह। अब जैसे मान लीजिए अगेन मैं बताऊं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए हमारे आपके बीच हो रहा है अल्कोहल बेचने का। अब अगर अल्कोहल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अगर हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो हम लीगल है, लेकिन यही प्लेस की बात है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वैलिड है। पर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बिहार में हम और आप कर रहे हैं तो क्या है, इलीगल है, वहां पे हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया लेक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टस, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे अपराध भी हो सकता है और कहीं पे वैलिड भी हो सकता है। ये जगह के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए आगे है आपका नेमो डेबिट बिस पुरिनी प्रो यूनो डेलिक्टो, यानी नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी किसी को भी एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। अगेन मैंने आपको बताया था नो डेबिट, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए आपने नहीं कोई ए व्यक्ति है जिसने चोरी की। अब अगर चोरी किया उसने तो आप उसके खिलाफ एक ही बार सजा उसको मिल सकती है, आप उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते हो। एक केस लॉ जैसा आया था, एक केस बीएचयू के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, फैक्ट बना के पूछा था। उस केस में क्या था, एक बच्चा था उसने कॉलेज में लड़ाई किया, और मार के किसी का सर फोड़ दिया। अब वहां पे सर फोड़ दिया तो क्या हुआ, डीन सर आया और डीन सर ने उस बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर दिया। और जिस बच्चे का सर फोड़ा था वो बच्चा जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा देता है। तो जो बच्चा सर फोड़ा था उसने बोला कि भाई मुझे सजा तो मिल गई, मैंने इसका सर फोड़ा, इस डीन ने मुझे अपने कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया, तो उसकी सजा तो मुझे मिल गई। तो अब आप लॉ के फील्ड में चाहिए, क्या हो गया भाई, कैंसर, चलो ठीक। तो बच्चा जो जाता है बोलता है कि मुझे इस चीज की सजा मिल गई, मैंने इसका सर फोड़ा, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मुझे सजा मिल गई। अब ये पुलिस केस क्यों हो रहा है मेरे खिलाफ? तो वहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है वहां पे, ठीक है। अब ऐसा ये चीजें हो सकती हैं, इज दिस पॉसिबल? और ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया था कि ऐसे ऑप्शन में भी दिया था कि ये दो डिफरेंट बॉडी हैं और ये अपना अलग काम करती हैं। तो दो संस्थाएं देखिए अलग है भाई, स्कूल विश्वविद्यालय की संस्था अलग है, पुलिस की संस्था अलग है। तो वहां पे अगर उसका आचरण देखिए डीन ने निकाला तो ये उसको दो बार सजा नहीं मिली है। वास्तव में अगर बात किया जाए तो पुलिस जो केस हुआ उसको वही एक ही बार हुआ। हाँ, अगर उसने मारा उसको और उसी मारने पे उस लड़के ने अगर 3 जगह जाकर एफआईआर कराया, 3 अलग अलग थाने में, तो वहां पे बोला जाएगा कि उसने क्या किया, उस पे ऊपर 2 बार या 3 बार अपराध के लिए सजा के लिए मतलब वहां पे कोशिश की गई है। पर अगर किसी व्यक्ति ने मारा और उसके ऊपर एक बार एफआईआर होता है तो वहां पे आप इस चीज का बचाव नहीं ले सकते हो, ठीक है। या फिर किसी एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर 2 बार वही काम करते हो तो 2 बार सजा जरूर मिलेगी। अब ऐसा नहीं है ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस का मतलब ये मत समझ लेना कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, 1 मर्डर किया, 10 मर्डर किया तो सबका सजा एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको 10 मर्डर के लिए अलग अलग सजा मिलेगी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपका जो मतलब जो सजा होगा वो ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि आपका नहीं बढ़ेगा, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए इस चीज को, ठीक है। अगेन आप इस चीज को अपने पे मत लीजिएगा। आगे है नेमो डेविड एक्स एलिनो डेमनो ल्यूरेरी, यानी नो वन शुड बी इन रिच आउट ऑफ लॉस और डैमेज सस्टेन बाय अनदर, यानी किसी को भी किसी दूसरे के नुकसान या क्षति के समृद्ध नहीं होना चाहिए। किसी का दूसरे का नुकसान करके, डैमेज करके कोई अमीर नहीं बन सकता। ये इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी का नुकसान करके, किसी को क्षति पहुंचा के खुद अमीर नहीं बन सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजों को यहाँ पे रोका गया है।
आगे है आपका नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोपिया कॉसा, यानी नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी था। नेचुरल जस्टिस मैंने आपको बताया था, इसके दो प्रिंसिपल थे। नेचुरल जस्टिस का मैंने दोनों प्रिंसिपल बताया था। नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स थे। अब ये प्रिंसिपल कौन कौन से थे ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके आज का क्वेश्चन बताना है, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ पे क्या है, नेमो डेबिट एंड जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉसा, यानी नो मैन कैन बी जज इन ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर आप अपने ही केस में अगर जज बन गए तो क्या आप सजा खुद को सुनाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। या फिर आपके कोई रिलेटिव है जान पहचान के अगर आपके पास आए और आपको उसी केस का हियरिंग दिया गया तो क्या आप उसको सजा सुनाओगे? नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसके लिए नेचुरल जस्टिस में इसको अवॉइड किया गया है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सीरीज। अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी 2024 बीएलएलबी के लिए, उनके लिए हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए जिसके अंदर हम कराने वाले हैं पूरी बेहतरीन तैयारी आपको। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सामर्थ्य बैच हमारा लॉन्च हो चुका है जिसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे ऑनलाइन। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी क्लासेस, जिससे आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहां पे कंप्लीट जो क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली हैं। लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा वहां पे। कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे मान लीजिए ये लीगल मैगजीन कंप्लीट होता है, आपको उसका टेस्ट दिया जाएगा जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि जितना आप सर ने कराया क्या हम उतना कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं, ये आप वहां पे देख सकते हो। फुल लेंथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जिससे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप सीयूटी का पेपर देने जाओगे तो आपके लिए वो पेपर नया नहीं लगेगा। क्लास नोट्स एंड सेलेक्टेड नोट्स भी दिए जाएंगे और पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आपको पूरा गाइडेंस मिलने वाला है एंट्रेंस एग्जाम तक, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कहां गलतियां रही हो, सब कुछ हम लोग आपको वहां पे गाइड करने वाले हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस में एज जस्ट 2000 रुपीज में हम लोग ये सारे कुछ आपको देने वाले हैं। आपको करना क्या है, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे इंस्टॉल कर लेना है। डीएनएस एजुकेयर ऐप इंस्टॉल कर लेना और वहां पे जाके आप प्ले स्टोर से इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो बीएलएलबी के साथ। और हमारा टोल फ्री नंबर है 6387986764। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और हमारे कोर्स के साथ एनरोल होके पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, जिसमें लैंग्वेज कराया जाएगा इंग्लिश हिंदी, आपको पूरा जनरल टेस्ट कराया जाएगा, आपको डोमेन में लीगल स्टडीज पूरी कराई जाएगी, उसके नोट्स हिंदी इंग्लिश में सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। और जो मैंने आज का प्रश्न पूछा था आपसे, नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और पहली वीडियो में मैंने पहला बताया था, दूसरी में दूसरा बता दिया। अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।